आज कहानी सुनाने नहीं, कहानी खत्म करने आया हूं। बचपन से सुनते आए हैं दुबई की कहानियां, वहां से आने वाले बताते थे वहां की निशानियां, मगर मैं उस चमकती दुनिया के अंधेरे दिखाने आया हूं। दुबई के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इनजस्टिस है। नंगा करने के बाद हमारे हाथ इस तरह करते हैं और कहते हैं कि ऐसे गर्दन के पीछे रखो। अब दुबई एक बहुत ख़राब कंडीशन में है, जिससे लोग वहाँ से भाग रहे हैं। यूएई की कोई तारीख नहीं है, तो ये कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तानी कम्युनिटी खास तौर पे दुबई से वापस भेजी जा रही है। आगे देखने से पहले इस वीडियो का लिंक अपने पास सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, किसी को भेज दो, ताकि कल कोई इस वीडियो के साथ गड़बड़ करता है तो आपके पास सेव जरूर हो और आप हर जगह इसे वायरल कर सकें। क्योंकि आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो बताने से मुझे कई लोगों ने मना किया, समझाते रहे कि मियां दुबई में फ्यूचर नहीं बनाना क्या। अब इन समझाने वालों को कौन समझाए कि मैं चमकती चीज के पीछे नहीं भागता भाई। मुझे दुबई में फ्यूचर नहीं बनाना, कराची को दुबई बनाना है, जिसके लिए मैंने थिंक पॉडकास्ट पर एक सीरीज शुरू कर दी है और अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दावत दे रहा हूं कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को कि आइए, बैठिए, सोचिए और पॉडकास्ट में अपनी सजेशन हुकूमत तक पहुंचाइए और बताएं हुक्मरानों को कि बनेगा कराची तो सवरेगा पाकिस्तान। थिंक पॉडकास्ट अलग चैनल है, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मगर अभी इतना जान लीजिए कि अहमकों की जन्नत में रहते हैं वो लोग जो कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग, क्योंकि अब वहां से लोग जिंदा भाग कर यहां आ रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या कि शेख शिया का दुश्मन बन गया, मगर सिर्फ पाकिस्तानी शिया। हालांकि यूएई को यूएई बनाने में सबसे बड़ा किरदार अदा करने वाला भी एक पाकिस्तानी शिया ही था। कौन था अभी पता चल जाएगा, लेकिन आप जरा ये बताइए कि हम पाकिस्तानियों ने कौन से ऐसे मिसाइल चला दिए कि शेख अपनी अपनी देखने लगा और पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, बिलखुसूस अहले तशय्यों को। लेकिन हाँ, सिर्फ पाकिस्तानी अहले तशी। तो चलिए सब कुछ डिकोड करते हैं आज इस वीडियो में। लेकिन एक मिनट, इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन पर सब्सक्राइब के लिए बोलना पड़ेगा क्या? उस रोज अरसलान को दुबई की ऊंची ऊंची इमारतें भी अच्छी नहीं लग रही थीं। उसका दिल घबरा रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। शानदार से ऑफिस में एसी तो बहुत तेज चल रहा था, मगर उसके माथे पर पसीना था, और वो इसलिए क्योंकि उसके कोलिग्स यही बातें कर रहे थे कि यार यहां पाकिस्तानी शियों को सीआईडी उठाकर ले जा रही है, कॉल कर रही है। अरसलान भी बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था कि अचानक उसने डरते डरते कॉल उठाई और वही हुआ जिसका डर था। पहले तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तो लैंडलाइन नंबर से कॉल है और मुझे जो कॉल की जा रही है वो एक उर्दू स्पीकर है। इट्स मीन की कोई अरबिक टोन थी, लेकिन उर्दू में बात कर रहा था मेरे साथ। कहते अभी इसी वक्त ऑफिस से उठो और अल खवानीज पुलिस स्टेशन में आओ। अभी खाना शुरू ही किया था कि उसी दौरान दोबारा से कॉल आती है सीआईडी की। वो कहते तुम्हें कहा था कि इधर आओ, इस वक्त तुम रूम में क्या करने गए हो, तुम प्लानिंग कर रहे हो, बगैरत इंसान। अभी इसी वक्त आधा घंटा है तुम्हारे पास और तुम इस वक्त पुलिस स्टेशन में हो आधे घंटे के बाद। ये आधे घंटे के बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। चैमागोइयां तो पहले से ही हो रही थीं। अरसलान को अड़ोस पड़ोस से ये तो पता चल ही रहा था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल्स आ रही हैं, मगर किन लोगों को? क्या उन्हें जो ईरान की जानिब से यूएई आते मिसाइल पर वीडियो बनाकर खुशी का इजहार कर रहे थे, या मैसेजेस पर ईरान की फतह के लिए एक दूसरे को दुआएं भेज रहे थे? अरसलान सीआईडी के पास जाने से पहले रास्ते में अपना मोबाइल ही चेक कर रहा था कि उससे कहां चूक हो गई, मगर जब वो सीआईडी ऑफिस पहुंचा तो आंखें खुली रह गईं। हम तब तक यही समझ रहे थे कि वो उन लोगों को उठा रहे हैं जिन लोगों का कसूर है, जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, या जो लोग वीडियोस को आगे भेज रहे हैं, या जो लोग वॉइस मैसेजेस में बात कर रहे हैं यूएई के खिलाफ। लेकिन मुझे भी उस वक्त पता चला जब मुझे जेल में कैद कर दिया जाता है कि ये सिर्फ उन लोगों को नहीं उठा रहे, ये उन लोगों को उठा रहे हैं कि जो आले मोहम्मद, आले नबी, आले रसूल से मोहब्बत करते हैं। मुझे जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाता है पीछे से मुक्का मारकर। अब यहाँ जेल में अरसलान अकेला नहीं था।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अप्रैल के मिड से अब तक हजारों पाकिस्तानी शिया यूएई से निकाले जा चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस से बात की सबने एक ही स्टोरी सुनाई। अचानक कॉल आई, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, जेल में रखा और फिर डिपोर्ट कर दिया। बल्कि एक जगह तो लिखा था कि 5000 ऐसे अफराद हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया। अब वो दोपहर 2 बजे के करीब मेरी बात हुई है उनसे, 1:30 बजे 2 बजे। वहाँ पे वो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, वो चले गए। उसके बाद फिर मोबाइल बंद, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। अगले दिन तक जो है कुछ खबर नहीं थी। अगले दिन 12 बज गया, मैं चेक किए जा रहा था मोबाइल पे कि सिग्नल आए, डबल टिक आए, व्हाट्सअप पे कुछ हो, लेकिन नहीं था। उसके बाद हुआ ये कि 4-4:30 बजे उनकी मुझे वापस एक कॉल आई उस नंबर से। तो फिर मैंने उठाई तो फिर उनका मैसेज आया कि ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरा हो गया प्रोसेस और हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, गेहूं के साथ गुन भी पिस जाता है। इस केस में शिया के साथ सुन्नी सिर्फ इसलिए वापस भेज दिए गए कि वो एक मर्तबा इमाम बारगाह गए थे। हमारा अहले सुन्नत दोस्त था, वो राइडर था, वहाँ पे फूड सप्लाई करता था। तो कह रहा अक्सर मुहर्रमों में मैं रुक जाता था इमाम बारगाह खाने के लिए, न्याज के लिए, दोस्तों के साथ चला जाता था। तो मैं भी उसमें चला गया, तो मेरी भी डेटा एंट्री इमाम बारगाह के उसमें आ गई। तो मुझे भी बुला के जो है वापस भेज दिया गया। हालांकि मेरा कोई डायरेक्ट ताल्लुक अहले तशी कम्युनिटी से नहीं है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या आप इमाम बारगाह जाते थे, क्या है अहले तशी हो? कहता नहीं, अहले सुन्नत हूँ मैं यूएसए कंपनी में एक जॉब कर रहा था, बहुत अच्छी कंपनी थी, 15,000 दिरहम मेरी सैलरी थी और मेरी बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी वहाँ पर। सडनली मुझे कॉल आती है, साथ ही मेरे बिल्कुल ही कहता है जिधर मैं रहता था उसके साथ ही बिल्कुल पुलिस स्टेशन होता है। वो कहते हैं कि आओ इधर, जो कुछ बात करनी है आपसे। वो चला जाता है, वो उसके बाद इसे भी जेल में ले आते हैं हमारे साथ ही। मैंने उससे कहा कि यार वैसे रीजन क्या हो सकती है? कहता है यार मुझे लगता है कि मैं इमाम बारगाह गया था। भाई साहब, अयाशी की जिंदगी, दुबई की रंगीन लाइफ कौन छोड़ना चाहेगा। एक साहब ने तो डर के मारे खुद को शिया बताया ही नहीं था, मगर फिर सीआईडी ने कपड़े उतरवाए और कमर पर मातम के निशान देख लिए। जब हमें कपड़े उतारने का कहा जाता है तो हम पहले तो कंफ्यूज, उतारें या ना उतारें। साथ एक लड़का होता है, उसे वो उतार नहीं रहा होता, मैं फौरन उतार देता हूँ शर्ट। सबसे पहले शर्ट उतारने के बाद साथ वाला लड़का कहता है कि मैं नहीं उतार रहा। उसको इतनी जोर की चपेट मारी जाती है कि वो आवाज गूंजती है वहां पर। उसके बाद हमें कहते हैं पैंट उतारो। पैंट उतारने के बाद हमें अंडरवेयर भी उतरवा दिया जाता है, हमें फुल नंगा वहां पर कर दिया जाता है। नंगा करने के बाद हमारे हाथ इस तरह करते हैं और कहते हैं कैसे गर्दन के पीछे रखो और 30 टाइम आप लोगों ने उठक बैठक करनी है। तो वहां जाकर कर क्या रहे होते हैं हम पाकिस्तानी या इंडियंस? हम गुलामी कर रहे होते हैं, हम दूसरों की खुशामदी कर रहे होते हैं। कहाँ? दूसरे मुल्कों में जाकर। वहाँ पर हम ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा गालियाँ खाते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ पर भी आप ज़्यादा गालियाँ खा लें, ज़्यादा खुशामदी कर लें तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। जैसे मैं हाथ धोने के लिए उस तरफ जाने ही लगता हूँ, अभी टूटी को यूं किया ही है, यानी कि अभी टूटी को हाथ भी नहीं लगाया, ऐसे कड़ा ही है, अभी लगाने लगा हूँ। पीछे से मुझे इतनी जोर की इस जगह चपेट मारी जाती है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा सर पूरे तरीके से हिल जाता है कि यार ये जुल्म किस चीज का किया जा रहा है। आगे जाकर कहानी और भी इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि अरसलान और बाकी लोगों की जान कैसे छूटी, वो किस हालत में वापस आए। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूएई को यूएई किस पाकिस्तानी शिया ने बनने में मदद की। खैर चलिए आपको एक रियलिटी बताता हूं। आपने फहद मुस्तफा की फिल्म आग लगी बस्ती में तो देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें बता देता हूं कि हर चौथे गरीब पाकिस्तानी की तरह माहिरा खान की भी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह दुबई चली जाएं। वो घरों में चोरी शुरू कर देती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम शादी के बाद बीवी के जेवरात बेचकर दुबई जाते हैं। बहन की शादी के लिए रखा पैसा ये बोलकर दुबई जाने पर लगा देते हैं कि वहां से कमाकर चंद महीनों में ही वापस भेज देंगे। बीसियां डालते हैं, दोस्तों से उधार लेते हैं, और ये सब इसलिए कि बस एक बार दुबई पहुंच जाएं। फिर देखो, मैं बताता हूं फिर क्या होता है। पाकिस्तानियों की दुबई लाइफ एक्सपोज करने के लिए मैंने बात की उन साहब से जिन्होंने अपनी शिनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर दुबई का लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने पर राजी हो गए। हमने इनका फर्जी नाम मिस्टर एक्स रख दिया है। दुबई के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है,
अगर बच्चा आपका किसी भी अरेबिक स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको बुली बहुत किया जाता है। मेरी अपनी एक भाभी हैं जो मेरे दोस्त की वाइफ हैं, वो एक ऑस्ट्रेलियन स्कूल में पढ़ाती हैं यूएई के अंदर, और वहाँ पर उनका बेटा भी पढ़ता है। और उनके टीचर होने के बावजूद अगर उनके बच्चे को कोई अरेबिक बच्चा किसी भी तरीके से बुली कर रहा है या उसको हिट कर रहा है, तो वो उनके अंदर इतना भी राइट नहीं है कि वो उस बच्चे को करेक्ट कर सकें, क्योंकि उनको पता है कि उनके माँ बाप फ़ौरन स्कूल आ जाएंगे तो उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी और उनका बच्चे को स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। मिस्टर एक्स ने जो बात की है वो बहुत कम पाकिस्तानियों पर अप्लाई होती है, क्योंकि बच्चा बुली तब होगा जब वहां होगा, और बच्चा वहां तब होगा जब वाइफ साथ होगी, और वाइफ तब होगी जब पैसा होगा, और पैसा, रुको शुरू से समझाता हूं। असल में दिलचस्प कहानी यह है कि यूएई की आबादी में हर 100 खवातीन के मुकाबले में 225 मर्द हैं, यानी 25 से 54 साल की उम्र तक के 50 लाख मर्द और सिर्फ 24 लाख औरतें, यानी 26 लाख मर्द तन्हा हैं। छोड़िए इन 26 लाख को, ये हमारे नहीं हैं। उनमें से 10 से 12 लाख पाकिस्तानी मर्द हैं, जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई, जिनकी बीवियां पाकिस्तान में हैं, जिनके बच्चे वीडियो कॉल पर बाप को देखकर बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि यूएई का कानून कहता है कि अगर तुम 4000 दरहम नहीं कमाते तो बीवी नहीं ला सकते। और पाकिस्तानी मजदूर की वहां तनख्वाह कितनी होती है? 1200 से 1800 दरहम, यानी बीवी साथ रखने के लिए 2200 दरहम कम पड़ रहे हैं। लेकिन भाई वहां रहने वाले और मिस्टर एक्स ये बताते हैं कि 8000 दरहम कमाने वाले भी बीवियां पाकिस्तान में ही रखते हैं। 8000 दरहम की तुम नौकरी तो करोगे, लेकिन फिर तुम जो है वो दूसरे नेशनैलिटीज़ के साथ अगर तुमने जो है एक शेयरिंग में एक गंदे से कमरे में ही रहना है 8000 दरहम कमा कर, तो उससे बेटर है यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ रहो, अब अपने घर वालों के साथ रहो। भाई शेयरिंग में रहना है ना, तो माँ बाप के साथ शेयरिंग करने में क्या शर्म है भाई? यहाँ पे रहो, यहाँ पर वो शेयरिंग करो अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ। सोचिए यार, कम से कम 12 लाख पाकिस्तानी शौहर ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 साल से अपनी बीवियों को नहीं देखा, जिन्होंने बेटे की पहली सालगिरह मिस कर दी, जिन्होंने बेटी की शादी वीडियो कॉल पर अटेंड की। लेकिन अब आज वही शौहर एक शर्ट में वापस आ रहे हैं, और वही बीवियां जो 15-15 साल से इंतजार कर रही थीं आज भी खुश नहीं है, क्योंकि शौहर आया है लेकिन कारोबार, बैंक, बचत सब वहीं छोड़ आया है। तो मैं कहता हूँ यार, हमारी जो ऑफिस की सेटलमेंट है, जो पैसे हैं, जो चीज़ें बनती हैं, वो हमारी कहाँ जाएंगी? अब मेरा ऑफिस का तकरीबन 18-20 लाख रुपया बनता था, जो मेरी सेटलमेंट, मेरी चीज़ें सब कुछ मिलाकर, मेरी कुछ सैलरी, 3 सैलरी भी पेंडिंग है, वो मेरी कहाँ जाएंगी? वो भी कहते हैं यार हमें खुद नहीं पता। वो कहता है एक बंदा, यार मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। लेकिन पाकिस्तानी आ रहे हैं वापस, इंडियन वापस नहीं आ रहे। कोई लेबनीज़ हैं वो वापस नहीं आ रहा है कि लेबनान साथ में है, जंग चल रही है, लेबनीज़ बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पे दुबई से वापस भेजी जा रही है। 4 दिन ऐसे गुजर रहे होते हैं और उस जेल में तकरीबन 3000 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से 2053 मेरा नंबर होता है। और मैं परेशान होता हूं कि यार ये क्या है, कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है। इसका मतलब 3000 का मतलब है कि 3000 फैमिलीज। उसमें यह है कि कुछ शुरू में जो केसेस थे उसमें था कि टॉर्चर और इस तरह के केसेस सामने आए थे कि टॉर्चर भी किया जा रहा है, और लड़कों को कुछ डेटा निकाल के अगर किसी की कोई ऐसी एक्टिविटी निकली है तो टॉर्चर करके फिर भेजा जा रहा है। लेकिन अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि कोई टॉर्चर करें या कुछ करें, क्योंकि वो पेपर वर्क इतना ज़्यादा है उसमें लगे हुए हैं कि किसी को इतना टाइम नहीं है, बस जल्दी कर रहा है। जिनके टिकट्स हुए हैं उनको आसानी है, उनका नंबर जल्दी आ जाता है कि यार इसके टिकट हुए हैं, ये जा सकता है, जल्दी इसको भेजो। कहानी यहाँ अभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि यूएई कहानी खत्म करना चाह रहा है, लेकिन मैं अब इस कहानी में एंट्री करवाना चाहता हूँ उसकी जिसने ये सब शुरू किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। यही वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने यूएई को असल यूएई बनने में मदद की। बड़ी दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूं आपको कि हुआ क्या था, लेकिन एक बार पहले जरा ये मैप देखिए। 1892 का मैप है ये, 19वीं सदी का। ये यूएई है, लेकिन ये क्या लिखा है? पायरेट्स, मतलब कज़ाक।
आसान उर्दू में कहें तो डाकू। क्यों भाई, क्या पुराने शेख डाकू थे? लेकिन ये आपको थोड़ी देर में बताता हूं, पहले जरा भुट्टो वाला चैप्टर मुकम्मल कर लूं। साल था 1971, दुनिया आगे बढ़ रही थी और पाकिस्तान रिवर्स गियर लगाए बैठा था। बंगाल टूटकर अलग हो गया था, लेकिन उधर अरब के साहिल पर 7 छोटे छोटे जजीरे नुमा रेगिस्तान मिलकर एक मुल्क बना रहे थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई की कोई तारीख नहीं है, मतलब ये कोई मुल्क नहीं है, ये वॉरलॉर्ड्स होते थे उस जमाने में, वो उन्होंने मिलके छोटी छोटी स्टेट्स बना ली थी। जब तक ऑयल नहीं था कोई ने पूछता भी नहीं था। ऐसे में एक ही मुल्क आगे आया जिसने सबसे पहले इसे तस्लीम किया, पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ही यूएई को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था और आज वो पाकिस्तानियों पर ही जुल्म करके उन्हें वापस भेज रहे हैं। खैर, इससे आगे की कहानी और दिलचस्प है, क्योंकि हमने सिर्फ यूएई को तस्लीम ही नहीं किया, उनके परचम को सलाम ही नहीं किया, बल्कि यूएई बनाया ही पाकिस्तान ने है। कैसे समझाता हूं। 1973 तक यूएई के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर फिर 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और शाम ने इसराइल पर हमला कर दिया। अरब मुमालिक ने अमेरिका का तेल बंद कर दिया और कुछ ही वक्त में तेल की कीमत $3 से बढ़कर $11.65 फी बैरल कर दी गई, यानी 4 गुना ज्यादा। इसका सीधा फायदा खलीज को हुआ। यूं समझें कि रेत पर सोना बरसने लगा। अबू धाबी, दुबई, रियाद, दोहा, यहाँ के शेख रातों रात अमीर होने लगे, शहंशाह बन गए। और इधर पाकिस्तान में यहाँ महंगाई 87% पर थी। भुट्टो की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के बाद फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं, बिजनेस यूएई में शिफ्ट हो रहा था। अब भुट्टो के सामने 2 रास्ते थे। पहला, मुल्क ठीक करने के लिए इंडस्ट्री बहाल करते, किसान को ताकत देते, कोरिया के मॉडल पर चलते, ऐसे प्रोडक्ट बनवाते जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट हों। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और वो था ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करना, जिससे ढेर सारे डॉलर्स आए, यानी रेमिटेंस इकोनॉमी। पाकिस्तानी इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बुनियाद पे नहीं चल सकती। पाकिस्तानी इकोनॉमी चलती है रेमिटेंस के ऊपर। आज चल रही है ना, 40 बिलियन की रेमिटेंस है। वो किसने शुरू कराई है? जुल्फिकार अली भुट्टो के अलावा। ये वो है जो आप बात कर रहे हो, वो पॉजिटिव चीज है। उसने यूएई से माहिदा किया, उसने सऊदी से माहिदा किया, उसने लीबिया से माहिदा किया। जो पाकिस्तानी लेबर आपको नजर आती है आज यूएई में, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की मेहरबानी है। दरअसल इस वक्त जो यूएई के सदर हैं MBZ यानी मोहम्मद बिन जायद, उनके वालिद शेख जायद अल नाहयान और जुल्फिकार अली भुट्टो एक जबरदस्त दोस्त बन गए थे। शेख जायद ने 1974 में ही पाकिस्तान का दौरा भी किया। अखबारों में इन दोनों की दोस्ती के चर्चे थे। खैर, भुट्टो का रास्ता ठीक था या गलत, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर ये रास्ता गलत था तो भुट्टो के बाद आने वाले किसी भी हुक्मरान ने इस रास्ते को बंद नहीं किया। खाने काबा जाओ, आप मस्जिद नबवी जाओ, वो जो तुम्हें शुरते नजर आ रहे होते हैं उनमें से 80% सराइकी हैं। कभी जाके बात करके देख रहा हूँ उससे। क्या बात कर रहे हैं यार, आप कपड़े लगते हैं ना, 2 दफा उनको एक दफा पढ़ के गाली दो, अगली गाली वो आपको पाकिस्तानी में देगा। मैं तो कह रहा हूँ, हमारा वास्ता पड़ रहा है, आप लोगों को क्या पता भाई। वो आपको बेशुमारी सेकंड जनरेशन बैठी है वहाँ पे। आप मुझे बताओ, शाहिद खान अब्बासी के वालिद साहब खान अब्बासी का क्या काम था? ही वाज रिक्रूटमेंट एजेंसी। वाजिद हुसैन बुखारी साहब की एजेंसी थी लीबिया के लिए, खान अब्बासी की एजेंसी थी सऊदी अरब के लिए। ये बड़ा पॉजिटिव काम है भाई। ये बंदे गए, हमारे हजारों लोग गए हैं, सिक्योरिटी वाले हजारों लोग आज बैठे। ये 40 बिलियन कौन दे रहा है आपको? यानी 1974 में ही पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन शुरू हो चुका था। हमारे बेहतरीन इंजीनियर, मैनेजर्स, टेक्नीशियंस मोस्टली यूएई जा रहे थे। फिर 2 साल बाद यानी 1976 में हमने इस ह्यूमन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नाम दिया ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। यानी हमने यूएई को बाकायदा लोग दिए, उनकी एयरफोर्स बनाई, उन्हें लड़ना सिखाया, उन्हें उड़ना सिखाया। एमिरेट्स दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बन गई और PIA बिक गई। खैर, जैसे कि मैंने कहा कि अगर भुट्टो की पॉलिसी गलत थी तो किसी ने उसे चेंज नहीं किया, बल्कि अब तक कंटिन्यू रही। बल्कि 2019 में इमरान खान के दौर में तो जुल्फी बुखारी ने बाकायदा यूएई जाकर एक MOU साइन किया। अब ये सुनिए, इस मुआहिदे के मुताबिक अब पाकिस्तानी मजदूर की कम से कम तनख्वाह 800 दरहम, तकरीबन 60,000 पाकिस्तानी रुपए हो गई। 12 घंटे की शिफ्ट,
6 दिन का हफ्ता, गर्मी 50 डिग्री में 60,000 रुपए। और मजे की बात, पिछले 50 साल में तो ये मुआहिदा भी नहीं हुआ था, बस पाकिस्तानियों को शेखों के हवाले किए जा रहे थे। मगर फिर उस रोज 23 अप्रैल 2026 को यूएई ने पाकिस्तानियों की तमाम मेहरबानियां एक कोने में रखकर एक खत लिखा, जिसमें लिखा था, रीपे 1 बिलियन इमीडिएटली आउट ऑफ 3.45 बिलियन टोटल, यानी $1 अरब फौरन वापस करो। सोचिए, पाकिस्तान के कुल फॉरेक्स रिजर्व का 5वां हिस्सा एक रात में मांग लिया गया। वो तो भला हो सऊदिया का कि यूएई को पाकिस्तान की तरफ से ये पैसे लौटा दिए, मगर फिर यूएई ने इत्तेहाद एयरवेज से 18 साल पुराने 15 पाकिस्तानी मुलाजमीन फारिग कर दिए, बगैर किसी नोटिस दिए सीधे इमिग्रेशन ऑफिस बुलाकर वापस भेज दिया गया। फिर 8 मई को न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि यूएई पाकिस्तानी शियों को निकाल रहा है। लिबनानी, इराकी, इंडियन, बल्कि ईरानी शिया भी यूएई में सेफ जोन में है। डेंजर जोन में सिर्फ पाकिस्तानी शिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 15 लाख शिया रहते हैं, मगर सिर्फ 2 लाख पाकिस्तानी शियों से मसला क्यों? 5 लाख ईरानी भी हैं, 5 लाख इंडियन शिया भी हैं, उसके अलावा लिबनानी और इराकी भी अलग हैं। खैर, 8 मई को ही न्यू लाइन्स मैगजीन ने अल्लामा अमीन शहीदी का बयान शाया किया। उन्होंने बताया कि तकरीबन 15,000 अफराद को सिर्फ कपड़ों में वापस भेज दिया गया, बैंक का पैसा नहीं दिया गया, गाड़ियां छोड़नी पड़ी। अब दुबई एक बहुत ख़राब कंडीशन में है, जिससे लोग वहाँ से भाग रहे हैं। इससे हम नहीं भाग रहे, या हमारे अहले देशी नहीं भाग रहे, ये अमेरिकन ही भाग रहे हैं। वो सबसे पहले भागते हैं, आपको पता नहीं, जो गोरा होता है वो अपनी इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बड़ा सेंसिटिव होता है, तो उसकी सारी की इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गई कि जी आप यहाँ रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, कि अब खतरा बढ़ गया दुबई में। दुबई वॉज अ रिस्क फ्री सिटी, अब वो एक खतरनाक सिटी बनता जा रहा है। जो दुबई के रूलर्स हैं उनकी पोजीशन इसमें मुख्तलिफ है, अबू ज़ैबी की पोजीशन मुख्तलिफ है, और अबू ज़ैबी में ये काम बहुत पहले से हो रहा था, अभी जंग से पहले से। हाँ, जंग से पहले से नहीं? जी जी जी। तो अभी उनकी हमारी नहीं यार, वो एक कभी मैं आपके साथ अलग प्रोग्राम करूंगा। वो अरब शिया और नॉन अरब शिया, इसका कोई ताल्लुक ईरान से नहीं है। यूएई वालों का एंटी शिया जो स्टांस है उसकी कोई और बेसिस थी, मगर अब जैसे जैसे यूएई की पोजीशन फाइनेंशियली खराब हो रही है, उसके ऊपर अबू ज़ैबी का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी वहां जाकर भीख मांगते हैं, गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जुराइम को बढ़ाते हैं। पहले यही कहते थे और यही कहकर वीजा भी बंद कर दिया था, जो बात बिल्कुल ठीक है, करते हैं ऐसा पाकिस्तानी। लेकिन अब जरा इस मैप पर वापस आते हैं। यूएई की इस पट्टी पर 19वीं सदी के मैप में ये पायरेट्स यानी डाकू क्यों लिखा गया है? क्या पुराने शेख डाकू थे? मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग पायरेट्स हैं, मगर ये इलाका पायरेट्स कोस्ट कहलाता था इन 1892, और जहाज के करीब से नहीं गुजरते थे, उधर उस साइड ईरान साइड से गुजरते थे। ये मैं आपको बता रहा था कि हम लोग अहले तशी हैं, हम तो 1200 साल से, जब से इंडिया में रह रहे हैं, तो 10,000 साल से, तो हम लोग करबला जाया करते थे। तो हमारा करबला जाने का रूट था, बॉम्बे से स्टार्ट होता था, कराची से बसरा। ये हमारी जहाज़ की बड़ी पुरानी रूट है हम लोगों की, हम बसरा जाया करते थे। बसरे की खजूरें आज भी जाएँ आप कराची में जुरा मार्केट में, उससे पूछे कहाँ की खजूरें, कहता है बसरे की। आप जाएँ जुरा मार्केट में, तो मुझे खजूर लेनी है, तो कहीं से भी लेगा, बोले बसरे की खजूर है। ये हमारी तो ट्रेड उनसे बहुत, ये तो कभी पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त, ये तो थे ही नहीं, इनको कौन जानता था। हमारी तो बसरा की ट्रेड, कराची बसरा की ट्रेड तो पता नहीं कब की है। सिर्फ 200 साल पहले बरतानवी नक्शों में, रॉयल नेवी के लॉग्स में, बॉम्बे गवर्नमेंट की डिस्पैच में एक ही लफ्ज लिखा था, द पायरेट कोस्ट। फिर बरतानिया ने 1819 में उन पर हमला किया, रासल खेमा राख का ढेर बना दिया गया, 200 कश्तियां जला दी गईं, 19,000 जंगजुओं ने हथियार डाल दिए, और फिर जनवरी 1820 में उन डाकुओं ने साहिल पर खड़े होकर एक मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसका नाम था जनरल ट्रीटी ऑफ मैरीटाइम पीस, और अंग्रेजों ने उनको एक नया नाम दिया, ट्रूशल कोस्ट यानी सुलह। फिर ये ट्रूस पायरेट्स नहीं रहे, ट्रूशल स्टेट्स बन गए।
और फिर 1892 में वही पुराने डाकुओं ने एक और मुआहदे पर दस्तखत किए, एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट। अपनी जमीन, अपनी खारजा पॉलिसी सब बरतानिया के हाथ में दे दी। यानी ये शेख आज सॉवरेन यूएई की बात करते हैं, जिसकी बुनियाद एक सरेंडर ट्रीटी पर खड़ी है और इसका पहला नाम था द पायरेट कोस्ट। तब उन्होंने ब्रिटिश से हाथ मिलाया था और आज पाकिस्तान के दुश्मनों को दोनों हाथ पकड़ा रखे हैं। और फिर ये सब करके यूएई ख्यालों में था कि पाकिस्तान ईरानी हमलों पर मजम्मत करेगा। तो याद रहे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता।